बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रोग्राम कैंसर अवेयरनेस से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनीर सादिक। आज के प्रोग्राम का मौजू है ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग का सरतान। इस सिलसिले में हमारे दरम्यान मौजूद हैं डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं ज़ियाउद्दीन में डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के, और उसके साथ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हम डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर, जैसे कि इसका नाम है, अक्सर लोग इससे जो है वो डर जाते हैं और खौफज़दा हो जाते हैं। तो क्या वाकई ब्रेन ट्यूमर या दिमाग का सरतान इस कदर खौफनाक है? देखिए, सरतान का अल्फाज ही ऐसा है कि हमारे लोगों के जहन में एक बात आती है विच इज़ मौत, यानी अब हमारी जो क्लॉक है उसने टिक करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन कैंसर्स में भी बिनाइन और मैलिग्नेंट टाइप्स होती हैं, और ब्रेन कैंसर दूसरे कैंसर के मुकाबले में इतना कॉमन नहीं है अडल्ट्स में। जहाँ बच्चों की बात की जाए तो वहाँ पे इसकी शरह ऑलमोस्ट 16% ऑफ ऑल कैंसर्स है, यानी तमाम कैंसर देखे जाएँ जो बच्चों में होते हैं तो उसमें तकरीबन 16 से 20% कैंसर्स ब्रेन के होते हैं। लेकिन अडल्ट्स में यानी बड़े लोगों में इसकी शरह बहुत कम है। ये उमूमन मर्दों में ज़्यादा होता है, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें भी बेनाइन टाइप और मैलिग्नेंट टाइप होती है। बिनाइन कैंसर्स वो होते हैं जो उमूमन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, और उसमें प्रोग्नोसिस यानी उसमें बचने के और उसका इलाज जो है वो ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत मैलिग्नेंट के, जो तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ी से फैलते हैं, और यस वो जानलेवा भी हो सकते हैं अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो। ब्रेन ट्यूमर की वजूहात क्या होती हैं? किन वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर की एज सच अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो हमें पता है कि जिसकी वजह से इंसान को हाई रिस्क है, यानी कुछ इन्फेक्शंस यानी EBV वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, इनमें ब्रेन के लिम्फोमास होने का चांस होता है। उसके अलावा उमूमन कहा जाता है ये जो हाई मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो लोग जो हाई टेंशन वायर्स और सेल फ़ोन लगा के हैं, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इससे रिस्क बढ़ता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इससे रिस्क नहीं बढ़ता। तो बेहतर है कि आप रिस्क ना लें और इन चीज़ों से दूर रहें जब तक साइंसदान अपना काम पूरा ना कर लें और हमें ये ना बता दें कि होता है या नहीं होता। लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन कैंसर का रिस्क हो सकता है। उसके अलावा रेडिएशन और कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिस्क होता है, बट उमूमन ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। लाइफस्टाइल का क्या, नींद पूरा ना होने का, इसका भी ब्रेन ट्यूमर या कैंसर से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुकम्मल नींद होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक़ इनकम्प्लीट स्लीप, आपकी रेस्टफुल स्लीप ना होना है। आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पे असर पड़ता है अगर आप एक मुकम्मल नींद वक्त पे ना लें तो डायरेक्ट अफेक्ट तो नहीं है। अलामात क्या होती हैं एक ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ में? बहुत फ़र्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि ये ब्रेन ट्यूमर उस शख्स के किस हिस्से में है। जैसे कि हम सबको पता है कि ब्रेन हमारा वो ऑर्गन है, वो आज़ा है जो हमारे जिस्म की हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारे हिलने की एबिलिटी है या किसी चीज़ को महसूस करने की ताकत है। तो वो हमारा एरिया ब्रेन का जहाँ पे ये बीमारी आती है उस हवाले से सिम्टम होता है। या अगर मैं मिसाल दूँ तो किसी को जिस तरह से स्ट्रोक होता है या किसी को फालिज होता है उस किस्म के अलामात भी हो सकते हैं। सीजर यानी मिर्गी के दौरे, उस किस्म के भी अलामात हो सकते हैं। सर में दर्द, बहुत शदीद दर्द होना भी अलामत होती है। ना नज़र आना, सही से चल ना पाना, आपका बैलेंस नहीं होना, यानी ब्रेन के मुख्तलिफ़ फंक्शन हैं। जिस एरिया में वो ग्रोथ हो रही होगी उस एरिया के मुताबिक उसको सिम्टम आ सकता है। इस हवाले से डायग्नोस करने के लिए अमूमी तौर पे कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपको हेल्पफुल होती हैं? उमूमन एक अच्छी हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्टर जो है वो एक MRI तजवीज़ करता है। MRI उस इमेजिंग को कहते हैं जिसमें आपके ब्रेन की तस्वीरें देखी जाती हैं और उससे बताया जा सकता है कि खुदा न खास्ता वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर बायोप्सी करके उसकी कंफर्मेशन की जाती है।
इसका जो तरीका इलाज है उसमें मुख्तलिफ़ तरीका इलाज मौजूद है। अभी कुछ अरसे से साइबर नाइफ़ का लोगों में काफ़ी इसका हवाले से जो है वो चर्चा है कि साइबर नाइफ़ जो कहते हैं कि हर तरीका इलाज में जो है ना वो कहते हैं कि हर कैंसर का ये भाव है कि वो उसको ट्रीट कर देता है। तो इसका ब्रेन ट्यूमर में कितना रोल है? बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर मरीज़ हमारे पास आके साइबर नाइफ़ के हवाले से ये सवाल पूछते हैं। देखिए, याद रहे साइबर नाइफ़ एक तरीका इलाज है जो हर कैंसर या हर पेशेंट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी बहुत स्पेसिफ़िक इंडिकेशंस हैं। ब्रेन ट्यूमर के हवाले से इसका इस्तेमाल बनिस्बत दूसरे कैंसर के ज़्यादा है, क्योंकि ये एक तरह से रेडियो सर्जरी है। उस जगह जहाँ बीमारी है वहाँ पे वो उस एरिया को जला देता है। तो सर्जरी फिर भी कुछ कंडीशंस में प्रेफर्ड है, क्योंकि आपकी डायग्नोसिस होती है, आपको ट्यूमर का मवाद मिलता है जिसकी टेस्टिंग हम करके अब इस वक्त ब्रेन ट्यूमर की जो तशख़ीस होती है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल भी नहीं है, यानी माइक्रोस्कोप खुदबीन के नीचे रख के देखने वाला नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गई है। मॉलिक्यूलर लेवल से मुराद यानी जीन में ऐसी कौन सी तब्दीलियां हैं और वो कौन सी दवा इस्तेमाल की जा सकती है जिससे आपका प्रोग्नोसिस बेहतर होगा। तो इसलिए सर्जरी को थोड़ी फ़ौक़ियत है। उसके अलावा शुआओं में क्या एक किस्म साइबर नाइफ़ भी है या गामा नाइफ़ है, और तीसरी चीज़ अद्वियात जिनको हम उमूमन कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी सिर्फ नस यानी आईवी से देने के अलावा अब गोलियां भी आ गई हैं जो ब्रेन कैंसर में दी जा सकती हैं। सर्जरी या रेडियो थेरेपी के बाद मरीज़ में क्या कोई डैमेज बाकी रह सकती है या उसका जिस्म का कोई हिस्सा मुतासर हो सकता है उसकी वजह से सर्जरी के साथ? देखिए, सर्जरी में हम उमूमन वो हिस्सा निकालते हैं जहाँ पे बीमारी हो, और अगर वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका कोई फंक्शन इन्वॉल्व है तो उस पे असर आ सकता है। अब तो अवेक क्रेनियोटमी हो रही होती हैं जिसमें पेशेंट जाग रहा होता है, और जब सर्जन उस हिस्से को निकाल रहा होता है तो फिर वो उन एरिया को छोड़ देता है जहाँ से पेशेंट को कोई कमज़ोरी हो सकती है। यानी अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं जहाँ पे हमारा इलाज जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ब्लाइंड सर्जरीज़ नहीं हो रही होती, बहुत ही आला दर्जे की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं जिससे आपको रेजिडुअल वीकनेस यानी रेजिडुअल कोई कमज़ोरी या इलाज की वजह से जो वीकनेसेस हो सकती हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि ये सर दर्द के साथ और चक्कर आने के साथ और मुख्तलिफ़ तरीके से मरीज़ जो है वो आ सकता है, तो इसमें कोई एज ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है जिसकी स्क्रीनिंग की जाती है, या और अगर है तो स्क्रीनिंग का मेथड क्या स्क्रीन किया जाता है? ब्रेन कैंसर वो कैंसर है जिसमें अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत ही रेयरली वो लोग जिनमें मौरूसी बीमारी हो, लफ्रेमिनी सिंड्रोम हो, उसमें सालाना MRI स्क्रीनिंग करने की तजवीज़ की गई है, लेकिन उसके अलावा एक आम शख्स के लिए स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। उमूमन MRI करके देखा जा सकता है उन लोगों में जिनमें रिस्क ज़्यादा हो। ब्रेन कैंसर बच्चों में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि उसकी जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन उनमें भी हम एज सच नहीं करते एक्सेप्ट उन लोगों में जिनमें कोई मौरूसी रिस्क हो, फेमिलियल डिजीज़ हो, उसमें हम करते हैं। जो अडल्ट की बात अगर हम करें तो उमूमन ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र एक रिस्क फैक्टर है, तो यानी यंग एज और ओल्डर ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन है, और ऐसी सूरत में स्क्रीनिंग की एज सच रिकमेंडेशन फॉर एवरी पर्सन नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनमें किसी और वजह से रिस्क ज़्यादा है उनमें स्क्रीनिंग में MRI कराया जाता है। डॉक्टर अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेन ट्यूमर के हवाले से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका एड्रेस किया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मुख्तलिफ़ कैंसर के हवाले से आगाही देते रहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए, आगे भी हम आपको अगले प्रोग्रामात में कैंसर के हवाले से आगाही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।